लेक्चर सीरीज हम लोग चला रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पर। इस वीडियो लेक्चर सीरीज के अंदर ऑलरेडी 4 लेक्चर्स हो चुके हैं जो कि मेरे चैनल पर ही पड़े हुए हैं। आप चाहोगे तो एक प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने कॉन्सेप्ट ऑफ करके, उसके अंदर पड़े हुए हैं। तो मैं आप लोगों को कवर करा दिया था गॉसेस लॉ पर। गॉसेस लॉ के लास्ट में जो एप्लीकेशंस थे वहां तक कवर अप करा दिया था मैंने, डेरिवेशंस आपको। इस लेक्चर के अंदर हम लोग एनसीईआरटी में जो सेकंड चैप्टर दे रखा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का 12th क्लास में, उसमें जो चैप्टर है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इस लेक्चर के अंदर हम लोग इस चैप्टर को कवर अप करने वाले हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस को। तो सबसे पहले डेफिनेशन से चलते हैं। तो डेफिनेशन होगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और V से लिखते हैं इसको। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है? देखिए, हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है स्टेशनरी पॉइंट चार्ज। स्टेशनरी पॉइंट चार्ज क्या करता है? अपने चारों ओर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फील्ड निकालता है, या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी कहते हैं, या इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन भी कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स निकालता है, पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं और नेगेटिव चार्ज पर एंटर करती हैं। जहां जहां पर जिस जिस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उस रीजन में जो है वो जहां जहां पर लाइंस होती हैं वहां पर फील्ड होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी होता है कुछ ना कुछ, यानी कि वहां पर एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक और क्वांटिटी को हम डिफाइन करते हैं। धीरे धीरे हम जब आगे बढ़ेंगे तो इस क्वांटिटी के बारे में और जानकारी मिल जाएगी। अभी के लिए आप इतना समझिए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को जब हम डिफाइन करते हैं तो फिर हम उसको डिफाइन करते हैं किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट पर। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हो, बिना इलेक्ट्रिक फील्ड के भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कभी कभी होता है। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे कैसे होता है, वो जरूर बताऊंगा, वीडियो में ही बता दूंगा कैसे होता है। यहां पर एक बात समझिए, तो डेफिनेशन पर आते हैं। द वर्क डन बाई एन एक्सटर्नल एजेंट in bringing unit positive charge from infinity to any point in electric field is called electric potential of that point। यानी कि जो हमारा पोटेंशियल होता है वो एक्सटर्नल वर्क के और टेस्ट चार्ज के रेशियो के बराबर होता है। सपोज करिए कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लेते हैं कि यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक लाइंस हैं, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ये पॉइंट है ए। इस पॉइंट ए का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा? तो इस एक पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता करने के लिए आपको इन्फिनिटी से पॉइंट चार्ज को, टेस्ट चार्ज को यहां तक लाने में जितना वर्क करना पड़ेगा वही इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। ठीक है, तो सिंपली फॉर्मूला क्या है? W एक्सटर्नल वर्क है अपॉन Q नॉट। अगर हम यहां से यूनिट देखें तो हमें मिलेगी जूल पर कूलाम, लेकिन जूल पर कूलाम ना लिख करके इसकी यूनिट लिखते हैं वोल्ट। जूल पर कूलाम को ही क्या कहते हैं? वोल्ट कहते हैं। तो इसको वोल्ट को भी वी से लिखते हैं। डेफिनेशन क्लियर हो गई। इसके बाद में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी, इसको जरूर याद रखना है। स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी होने की वजह से क्या होगा, इसमें प्लस और माइनस के साइन आएंगे। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था कि भाई जो वेक्टर क्वांटिटी होती है उसमें प्लस माइनस के साइन नहीं आते, सीधा सीधा डायरेक्शन आ जाती है। लेकिन जो स्केलर क्वांटिटी होती है उनमें प्लस माइनस के साइन आते हैं। तो सबसे पहली बात है कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है हमारा वो स्केलर क्वांटिटी है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इट्स यूनिट इज जूल पर कूलम विच इज नोन एज वोल्ट। जूल पर कूलम इसकी यूनिट है जिसको हम वोल्ट कहते हैं। तीसरी बात है कि इसका डायमेंशन क्या होगा। हमको पता है वर्क का डायमेंशन ml2 t-2 होता है, चार्ज का 80 होता है, यहां से फाइनल लिखेंगे तो ml2 t-3 a-1, ये इसका डायमेंशन आएगा। तो यहां से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए हमें सारी की सारी बातें पता चल गई कि डेफिनेशन मैंने स्टार्ट में बोली दी है। उसके बाद में इट इज स्केलर क्वांटिटी, इट्स यूनिट इज जूल पर कूलम विच इज नोन एज वोल्ट, and its dimension formula is this ml2 t-3 a-1। इसके बाद एक और टर्म डिफाइन होती है, वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस।
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इसको लिखते हैं डेल्टा वी। ये वीडियो लेक्चर सीरीज बेनिफिशियल है 12th के स्टूडेंट के लिए, नीट के स्टूडेंट के लिए, आईआईटी जेईई मेंस के स्टूडेंट के लिए, उन सब एनडीए के स्टूडेंट्स के लिए भी, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए ये सीरीज है जो जिनके भी सिलेबस में 12th लेवल का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सिलेबस है, उन सब के लिए है ये। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में अब मान लीजिए मैंने अभी आपको बताया था, अगर हमें इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना है तो इनफाइनाइट से यूनिट चार्ज को यहां तक लाने में जो वर्क करना पड़ेगा वही इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। अब अगर मान लेते हैं कि एक और पॉइंट है यहां पर बी, तो इसका पोटेंशियल कुछ होगा, इसका पोटेंशियल कुछ होगा, इन दोनों के पोटेंशियल में जो डिफरेंस होगा, यानी कि अगर हम कह दें वी ए माइनस वी वी, जिसको हम डेल्टा वी वी कहते हैं, इन दोनों के पोटेंशियल में जो डिफरेंस होगा उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। उम्मीद है बात समझ आ गई होगी। डेफिनेशन पर चलते हैं, तो डेफिनेशन वही है, द वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दैट टू पॉइंट्स। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात यहां पर आपको एक ये समझना है कि जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन कर रहे होंगे तो फिर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर दो पॉइंट्स चाहिए होंगे और उनके जो पोटेंशियल्स में डिफरेंसेस होंगे उनको हम कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। पॉइंट चार्ज को यहां से यहां ले जाने में या यहां से यहां ले जाने में जो भी डिफरेंसेस होंगे उसको हम ऐसे लिखेंगे, डेल्टा वी इक्वल टू डब्ल्यू एक्सटर्नल अपॉन क्यू नॉट। अगेन अगर जब इसका फॉर्मूला सेम है, सब कुछ सेम है, तो इसकी यूनिट भी वोल्ट होने वाली है और ये भी स्केलर क्वांटिटी, तो तीनों चीजें नीचे सेम रहेंगी। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट्स यूनिट जूल पर कूलम व्हिच इज नोन एज वोल्ट, इट्स डायमेंशन इज आल्सो ml2 t-3 a-1। ये इसका डायमेंशन फॉर्मूला होगा। आप नोट्स बनाते समय हेडिंग बाय हेडिंग लिखें इसको, तब ज्यादा ठीक है। इसके बाद हम एक और टर्म को पढ़ लेते हैं। एक और टर्म है पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये पहली टर्म थी, ये दूसरी है। एक और टर्म है पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है क्योंकि इस डेफिनेशन से हम कैपेसिटेंस में बहुत सारी चीजें सॉल्व करते हैं। आगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में ओम्स लॉ को भी हम इसी डेफिनेशन से सॉल्व करते हैं, तो इसको बहुत ठीक से समझना है। अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई जब इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल्स भी होंगे। ठीक है, किसी पॉइंट का कुछ पोटेंशियल होगा, किसी पॉइंट का कुछ पोटेंशियल होगा, इस तरीके से मैंने आपको बताया था। एक इंपॉर्टेंट बात आप यहां पे समझिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड होती है दो टाइप की, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो या नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो, मैं पहले यूनिफॉर्म के बारे में बताता हूं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है जिसमें सारी इलेक्ट्रिक लाइंस इक्वल और पैरेलल होती हैं, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। फिर भी इसकी डायरेक्शन यहां से यहां है। आपको ये बात याद रखना है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में भी फील्ड की डायरेक्शन में जाने पर पोटेंशियल डिक्रीज होता है। दैट मींस यहां का जो पोटेंशियल होगा ए का और जो बी का पोटेंशियल होगा वो दोनों अलग अलग होंगे। ए का पोटेंशियल ज्यादा होगा और बी का पोटेंशियल कम होगा। जबकि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल होंगे, बट पोटेंशियल्स अलग अलग होंगे। कॉन्सेप्ट क्या है, नोट करके आपको इसको लिख लेना है। इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीजेस। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएंगे पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। इसका दूसरा मतलब ये हुआ कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे तो पोटेंशियल इंक्रीज करेगा। बात समझ आई? कंसेप्ट क्या है, पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो रिवर्स कॉन्सेप्ट क्या होगा कि अपोजिट डायरेक्शन में पोटेंशियल इंक्रीज करेगा। पोटेंशियल ग्रेडियंट इसी की बात करता है। पोटेंशियल ग्रेडियंट कहता है, अच्छा आपने फर्स्ट ईयर में वेलोसिटी ग्रेडियंट पढ़ा होगा, विस्कोसिटी वाले चैप्टर के अंदर न्यूटन्स लॉज ऑफ विस्कोसिटी के पहले या उस चैप्टर उस डेफिनेशन में भी आता है। टेम्परेचर ग्रेडियंट भी पढ़ा होगा। आज हमारे पास वेलोसिटी ग्रेडियंट है। तो जितने भी टाइप के ग्रेडियंट होते हैं वो सबको डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में देखा जाता है। तो यहाँ पर हम वेलोसिटी ग्रेडियंट पोटेंशियल ग्रेडियंट की बात करें तो यहाँ पर पोटेंशियल ग्रेडियंट होगा द चेंज इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस
इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो जो पोटेंशियल ग्रेडियंट होगा वो चेंज इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन डिस्टेंस, यानी कि इन दोनों का जो रेशियो होगा वो पोटेंशियल ग्रेडियंट होगा। अगर हम इनको स्मॉल फॉर्म में लिखना चाहें तो dv अपॉन dr लिखा जाएगा, ठीक है। ये पोटेंशियल ग्रेडियंट है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। और पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है वो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के इक्वल होता है, यानी कि dv अपॉन dr। और अभी हमने आपको बताया था कि भाई जो पोटेंशियल्स होगा उसमें चेंजिंग होती है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाते हो तो पोटेंशियल्स डिक्रीज होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जाते हो तो पोटेंशियल इंक्रीज होता है। तो जो पोटेंशियल में चेंजिंग होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल होती है। और साथ ही साथ पोटेंशियल ग्रेडियंट वेक्टर क्वांटिटी, याद रखना है आपको, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, पोटेंशियल ग्रेडियंट वेक्टर क्वांटिटी है, और साथ ही इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर हम इसी चीज को इन वेक्टर फॉर्म लिख दें, इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो E इक्वल टू dv अपॉन dr, साथ में माइनस का साइन लगेगा। ये माइनस का साइन जो है वो हमें ये दिखाता है, देखिए मैं आपको एक और बात बता देता हूं कि जो वेक्टर क्वांटिटी होती है वहां पर माइनस का साइन जो है हमेशा डायरेक्शन को अपोजिट दिखाता है। तो यहां पर जो माइनस का साइन है उसका सिंपल मीनिंग ये है कि जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है इसकी डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट होने वाली है। दैट मींस जो पोटेंशियल ग्रेडियंट होगा उसकी डायरेक्शन ये होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मैंने शो कर रखी है यहां पर। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा पोटेंशियल ग्रेडियंट। डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, द चेंज इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इन वेक्टर फॉर्म ये है, तो हम बाकी नीचे बोल ही देंगे। अच्छा, यूनिट क्या बनेगी, मैंने आप लोगों को बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड की दो यूनिट होती है, एक न्यूटन पर कूलाम होती है, पहले वाले चैप्टर में बताया था। एक अभी यहां पर देखिए, इसकी यूनिट वोल्ट होगी और इसकी मीटर होगी, तो एक यूनिट और बन गई वोल्ट पर मीटर। आपको अगर याद हो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को पढ़ाते समय मैंने उसकी यूनिट वोल्ट पर मीटर ही ली थी, तो इसीलिए फ्लक्स की यूनिट वोल्ट इंटू मीटर बन गई थी, ठीक है। तो एक यूनिट यहां से बन गई है। यहां पर आपको एक और बात पता होना चाहिए कि ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन की क्वांटिटीज हैं, इसकी यूनिट वोल्ट पर मीटर है, ये पता हो। इस डेफिनेशन को हम लोग बहुत बार जो है वो जर्नली हम यूज करते हैं, E इक्वल टू V अपॉन R या फिर E इक्वल टू V अपॉन D। बेसिकली ये जो अपॉन वाली चीज है ये डिस्टेंस होना चाहिए, कुछ भी लिख सकते हैं, X लिख सकते हैं, D लिख सकते हैं, R लिख सकते हैं। यहां पर D का मतलब होता है स्मॉल चेंज, और अगर मैथ्स में आप समझना चाहते हो तो यहां पर डिफरेंशिएशन हुआ है किसका, पोटेंशियल का। पोटेंशियल का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इक्वल टू V। ये हमारा बेसिक है। अगर हम इसमें चाहेंगे तो न्यूमेरिकल भी करेंगे अगर वेक्टर वाले फॉर्म में आएंगे। हमने लास्ट लेक्चर में, बहुत सारे लेक्चर्स में हम पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अगर ये पॉइंट चार्ज है Q और ये पॉइंट है P और डिस्टेंस है R, और ये पॉइंट A पर स्टेशनरी पोजीशन में रखा हुआ है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो बेसिकली होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। इतनी चीज को हम यहां पे लिख देते हैं K। K की वैल्यू जो है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नहीं है तो फिर इतनी रहेगी, और इसकी पूरी वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹। एप्सिलॉन नॉट के बारे में मैंने आपसे पिछले लेक्चर में पूछा था, बट उम्मीद है कि तुम में से कोई अटेम्प्ट तो उसको करेगा नहीं। मत करो, मुझे क्या, मैं यहाँ पैसों के लिए तो पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं तो यहाँ समाज सेवा ही कर रहा हूँ। पढ़ते रहो, ठीक है, और बताते रहोगे तो आपका इन्वॉल्वमेंट रहेगा, नहीं बताओगे तो आपकी मर्जी है। ये तो वीडियो अब जिंदगी भर के लिए पड़े हुए हैं, जब चाहो तब देखो। समझ आ रही है यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट। तो अब हम जो डेरिवेशन, अच्छा ये पुराने कॉन्सेप्ट हैं इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। अब हम करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, पॉइंट
चार्ज। बच्चों इस डेरिवेशन को करने के बहुत मतलब 2-3 मेथड तो हैं ही, लेकिन मैं शॉर्टेस्ट मेथड यूज करने वाला हूँ, लॉन्ग वाला मेथड, जिसमें इंटीग्रेशन का यूज करते हैं हम लोग। जिस तरीके से ग्रेविटेशन पोटेंशियल का डेरिवेशन हुआ था वैसे ही होगा सेम डेरिवेशन, लेकिन वो डेरिवेशन करने की अभी तुम लोगों को आवश्यकता नहीं है, ना ही वो डेरिवेशन आप लोगों से पूछा जाता। तो सिंपल वे में ही समझिए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, मान लीजिए कि ये एक पॉइंट चार्ज है Q और ये पॉइंट A पर है, इससे R डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। मैंने अभी आपको बताया था कि जहां पर भी चार्ज होगा, चार्ज अपने चारों ओर इमेजिनरी लाइंस प्रोड्यूस कर लेगा और वो जहां जहां पर होंगे वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वहां इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी होगा। ठीक है, तो लेट ए पॉइंट चार्ज Q विच इज प्लेस्ड एट द पॉइंट A। ठीक है, फुल स्टॉप। फुल स्टॉप के बाद में क्या होगा, let a point P which is separated by R distance from the point A where we are finding electric potential। तो यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड कर रहे हैं हम। डेफिनेशन जो है वो E इक्वल टू V अपॉन R की ही यूज करने वाले हैं, इसीलिए हम पहले यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे लिख भी देंगे, वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P। तो P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी वो E इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होगी। इस फॉर्मूले से K वही है 1/4πε0 कांस्टेंट है। फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट पोटेंशियल ग्रेडियंट की डेफिनेशन जो है वो इक्वल टू V अपॉन आर है। जो V इक्वल टू V अपॉन आर है, अगर हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई ले लेते हैं तो V इक्वल टू E इंटू आर हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर सिंपली E की वैल्यू पुट करना है। द वैल्यू ऑफ E इज पुटिंग। तो जो E की वैल्यू होगी अगर हम उसको यहाँ पर पुट कर लेंगे देन क्या मिलने वाला है, देखिए ये हो जाएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर मल्टीप्लाई में आर, पावर से पावर एक कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास बचेगा बी इक्वल टू के क्यू अपॉन आर, यूनिट वही होगी वोल्ट। ये है हमारा सिंपलेस्ट मेथड टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। इसको कैलकुलेट करने का एक इंटीग्रेशन, एक लॉन्ग मेथड भी है। आप लोग अगर कहेंगे कि उसकी जरूरत है तब तो मैं करा दूंगा, कमेंट करके बता देना, या व्हाट्सएप ग्रुप में डाल ही देता हूँ लिंक, व्हाट्सएप ग्रुप पे आके आप बता दीजिए कि सर जरूरत है। वैसे मुझे जरूरत उसकी लगती नहीं है, आवश्यकता ही नहीं है उसकी, इसी से हो जाएगा। इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई है कि ये स्केलर क्वांटिटी है, तो अगर प्लस माइनस का साइन आता है तो यहाँ प्लस माइनस का साइन दिखाई देगा। ऐसा नहीं है कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड या फोर्स निकालने की तरह यहाँ पर चाहे माइनस हो या प्लस हो लेते प्लस यहाँ पे लेना पड़ेगा, क्योंकि उसमें डायरेक्शन ली जाती है, यहाँ पर डायरेक्शन नहीं ली जाती। देन यू हैव टू टेक साइन इफ इट इज नेगेटिव और पॉजिटिव। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेरिवेशन हो गया। यहां से छोटी सी डेफिनेशन और बनने वाली है इसके बाद से, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा एक बात, इसको यू से लिखते हैं, इंपॉर्टेंट बात आपको यह भी याद रख लेना है कि जो भी वेक्टर क्वांटिटी होती है उसमें लॉ ऑफ सुपरपोजिशन लगता है। लॉ ऑफ सुपरपोजिशन का बेसिक मीनिंग होता है कि जब आप किसी पॉइंट सिस्टम की वजह से उनको कैलकुलेट कर रहे होगे तो टोटल कैलकुलेट हमेशा वेक्टर सम आएगा, लेकिन जो भी स्केलर क्वांटिटी होती हैं उनका टोटल जो आता है वो अलजेब्रिक सम या सिंपल सम आता है, प्लस करके सीधा लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका जो अगर टोटल कहीं पर निकालते हो, कहीं पर एक पॉइंट चार्ज सिस्टम दे रखा होगा और किसी पॉइंट पर जैसे मान लीजिए ये Q1 है, ये Q2 है, तो यहां पर कोई पॉइंट है C और ये डिस्टेंस R1, ये R2। इस पॉइंट C पर अगर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है तो इसकी वजह से और इसकी वजह से दोनों का केवल सम लेने वाले हैं।
ना कि वेक्टर सम। जबकि अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड पूछेगा तो फिर यहाँ एंगल का भी खेल आएगा, क्योंकि वो वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी में क्या आता है, साथ में एंगल भी आता है सम निकालने के लिए। वापस आते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए एक बेसिक फॉर्मूला भी होता है, और आप वैसे समझ सकते हैं इसको। मैं एक और फॉर्मूले से पहले आपको थ्योरी बता देता हूं इसकी क्या है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू दैट वर्क विच डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट टू फॉर्म ए चार्ज सिस्टम। कहने का मतलब है कि अगर हमें एक चार्ज सिस्टम बनाना है तो सिस्टम में मिनिमम 2 चार्ज होंगे, तो दोनों चार्ज को इनफाइनाइट से एक दूसरे के पास में लाकर सिस्टम बनाने में जो वर्क करना पड़ेगा, वही वर्क जो है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि ये 2 चार्ज हैं जो कि पहले इनफाइनाइट पर थे, ये Q1 है, ये Q2 है। पहले ये चार्जेस इनफाइनाइट पर थे, लेकिन इनफाइनाइट से इन दोनों को एक दूसरे के पास लाया गया और लाकर r डिस्टेंस पर रख दिया गया। तो इसमें तो वर्क लगा होगा, कोई ना कोई वर्क हुआ होगा। फिर से डेफिनेशन सुनिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू दैट वर्क विच डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट इन bringing point charges from infinity to come close to form a charge system। ठीक है, तो ये पहले इनफाइनाइट पर होंगे, इनको लेकर आए हैं, एक पॉइंट चार्ज सिस्टम बनाया है। इसमें जो वर्क करना पड़ा होगा वही वर्क क्या होगा, इस सिस्टम की जो निर्मित सिस्टम है, नया सिस्टम है, इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी। और इसका फॉर्मूला वही होता है, के लिख रहा हूं, के की वैल्यू आप याद रख लें, यही है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आएगा तो यहां लगेगा वो के Q1 Q2 अपॉन R, ये डेफिनेशन होती है, यूनिट रहेगी जूल। तो हम कहेंगे इट इज स्केलर क्वांटिटी, इट्स यूनिट इज जूल एंड डिमेंशन इज ml/t-2। इंपॉर्टेंट बात, स्केलर क्वांटिटी है तो एक भी चार्ज अगर माइनस का हुआ तो साइन आपको लेना पड़ेगा, प्लस का हुआ तो ठीक ही है, अगर दोनों माइनस के हुए तो मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएंगे। अगर हम यहां से इसका रिलेशन देखें, नोट करके एक रिलेशन देखें, तो U इक्वल टू एफ इंटू आर होगा। एफ यहाँ पर कूलाम फोर्स है, अगर स्केलर फॉर्म में ही देख रहे हैं, वैसे नहीं, एफ इंटू आर होगा, क्योंकि एफ की वैल्यू हम सबको मालूम है क्या होती है, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो जैसे यहां रखोगे एक आर से एक आर कट जाएगा तो वापस ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये अच्छा, इसका भी डेरिवेशन होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, और इसका डेरिवेशन बिल्कुल सेम है। दोनों में ही जब हम वर्क फाइंड करते हैं तो वर्क, अगर जब जहां तक वर्क आता है वो ये हो जाएगा, और उसके बाद जो फॉर्मूला लगा लेते हैं V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट, तो फिर पोटेंशियल आ जाता है। दोनों सेम ही मेथड से हैं, डेरिवेशन नहीं पूछा जाता, आप इतना ही समझ लें। स्केलर क्वांटिटी है, तब इसका भी सम कैसे निकालेंगे, स्केलर सम से ही निकालेंगे। इसके बाद में एक डाइपोल के बारे में आता है। यहां पर मैं कुछ चीजें लिख रहा हूं, आपको देखना पड़ेगा उसके लिए। डाइपोल को, इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में हमने पढ़ा था रिसेंट के, शायद सेकंड लेक्चर के अंदर शायद मैंने पढ़ाया था आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रिक डाइपोल एक ऐसा यूनिट चार्ज सिस्टम होता है जिसमें 2 इक्वल और अपोजिट चार्ज एक दूसरे से शॉर्ट डिस्टेंस पर रहते हैं। फिर से, इलेक्ट्रिक डाइपोल इज ए चार्ज सिस्टम इन विच 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। इसके ऊपर मेरे डिटेल लेक्चर पड़े हुए हैं, उसमें मैंने डिटेल में इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड करता हूं बता रखा है। ठीक है, जो डाइपोल मूवमेंट होता है P इक्वल टू वो Q इंटू 2L होता है। वेक्टर क्वांटिटी होता है, डायरेक्शन प्लस से माइनस से प्लस की तरफ होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस की तरफ होती है। तो अब हमारे पास में जो पोटेंशियल होगा वो डाइपोल की वजह से भी होगा। तो जिस तरीके से हम लोगों ने एक्सियल नॉन एक्सियल कंडीशन में पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करा था, वैसे ही हम एक्सियल नॉन एक्सियल पोजीशन में पोटेंशियल को फाइंड करने वाले हैं। तो पहला डेरिवेशन जो है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल इन एक्सियल पोजीशन।
एक्सेल पोजीशन पर देखेंगे, इसके कई सारे नाम मैंने पहली वीडियो में बता दिए हैं, एक्सियल, लॉन्गिट्यूडनल, बहुत सारे नाम है इसके। तो देखिए अगर ये बच्चों एक डाइपोल है तो ये माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है, तो जो एक्सेल पॉइंट होगा वो यहां कहीं पर होगा पी। दोनों के बीच की डिस्टेंस जो होती है वो 2l होते हैं। अगर पिछले लेक्चर पढ़े तभी आपको ये समझ आएगा, अगर कोई यहां से पढ़ रहा है डायरेक्ट तो उसको चाहिए कि वो पहले वाले लेक्चर जरूर पढ़ ले, क्योंकि अगर वो नहीं पढ़ेगा डाइपोल के बारे में कुछ नहीं पता चलेगा। यहां से इसका ये जो मिड पॉइंट है सी, ये ए है और ये बी है, अगर ये डिस्टेंस x है तो ये वाली कितनी हो जाएगी, x माइनस एल हो जाएगी, और ये वाली कितनी हो जाएगी, x प्लस एल हो जाएगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसके वजह से भी होगा और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसके वजह से भी होगा, दोनों की वजह से ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। और उसको हम जब ऐड कर रहे होंगे, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे तब यहां पर डायरेक्शन लिखी गई थी, लेकिन इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होगी। तो पोटेंशियल एट P ड्यू टू प्लस क्यू, तो प्लस क्यू की वजह से जो होगा V1 वो होगा K Q अपॉन x माइनस एल। पहली इक्वेशन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल एट P ड्यू टू माइनस क्यू, तो जो माइनस क्यू की वजह से होगा वो होगा V2K। अब ध्यान रखना है यहां पर माइनस का साइन आना चाहिए। अच्छा, यहां डिस्टेंस होती है ना पोटेंशियल में, ये जो अपोन में लिखा जाता है, यहां पर कहां गया, अपोन में जो लिखा जाता है वो डिस्टेंस होती है। ठीक है, अपोन में जो लिखा जाता है वो डिस्टेंस होती है, तो ये वाली डिस्टेंस लिखी गई थी। अब माइनस क्यू की वजह से देखोगे तो यहां पर साइन आएगा माइनस का क्यू, और अपोन में डिस्टेंस कितनी आएगी यहां से यहां तक की, दिस इज x प्लस एल। और जब नेट हम इसको, अच्छा फाइनली इसको कितना लिख सकते हैं, माइनस के क्यू एक्स प्लस एल। नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखोगे, नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P, तो ये जो होगा V इक्वल टू वो V1 प्लस V2 हो जाएगा, और ये कितना है K Q एक्स माइनस एल, प्लस की जगह माइनस हो जाएगा क्योंकि ये ऑलरेडी माइनस है, तो K Q एक्स प्लस एल। इसके आगे आप लोगों को सॉल्व कर लेना है, ये कॉमन ले लोगे और इनका एलसीएम लेके सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में बताना कि फाइनल आंसर क्या है, या व्हाट्सएप ग्रुप पे बता देना या टेलीग्राम ग्रुप पे बता देना, लेकिन ये अब आपको सॉल्व करना है मैथ्स में आगे। ठीक है, तो ये एक्सेल की बात हो गई। इसी तरीके से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है ड्यू टू डाइपोल, वो इक्वेटोरियल या नॉन एक्सियल पोजीशन पर भी होता है। तो अगर ये डाइपोल है, दूसरा वाला डेरिवेशन क्या है, नॉन एक्सियल और इक्वेटोरियल, नॉन एक्सियल और इक्वेटोरियल। तो इस वाले में क्या होगा, अगर मान लीजिए ये माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है, पॉइंट यहां है और ये डिस्टेंस r है और ये डिस्टेंस भी r है, तो इसके लिए अगर v होगा तो इसके लिए माइनस v होगा। देखिए क्योंकि दोनों डिस्टेंस सेम है, मैं लिख देता हूं इसको, यहीं पे लिख देता हूं, इसके माइनस क्यू की वजह से कितना होगा, माइनस के क्यू अपॉन r, और प्लस क्यू की वजह से कितना होगा V2, ये V1 है और ये V2, के क्यू अपॉन आर, क्योंकि दोनों में ही डिस्टेंस सेम होने वाली। अच्छा, वो हम यहां से लेते हैं, फिर डिस्टेंस x लेते हैं, ये पाइथागोरस लगा के निकालते हैं, बट आप r मान लीजिए अभी क्योंकि ये 0 होने वाला है। जैसे ही आप ऐड करोगे v इक्वल टू V1 प्लस V2, तो ये माइनस के क्यू अपॉन आर होगा और ये प्लस के क्यू अपॉन आर होगा, तो कट के क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। तो आपको एक बात याद रखना है कि नॉन एक्सियल कंडीशन में जो डाइपोल होता है उसमें टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, 0 होता है, जबकि एक्सियल में टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 नहीं होता है। इस लेक्चर में एक चीज मैं और ऐड कर देता हूं, एक डेरिवेशन आता है डाइपोल का, डाइपोल टॉर्क वाला डेरिवेशन हम लोगों ने पढ़ा है, P इक्वल टू टाउ इक्वल टू पीई साइन थीटा, ये डेरिवेशन हमने पढ़ा है। ठीक है, इससे मिलता जुलता एक और डेरिवेशन यहां पर है, ये है द वर्क इन रोटेटिंग डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है,
ये डाइपोल है जो कि फील्ड के साथ थीटा एंगल पर है, ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, प्लस क्यू पर इधर फोर्स लगेगा F इक्वल टू क्यू ई, अगर ये E है माइनस क्यू पर इधर लगेगा F इक्वल टू क्यू ई, ठीक है। हमको मालूम है पॉजिटिव चार्ज पे फील्ड के डायरेक्शन में लगता है, अब नेगेटिव पे फील्ड के अपोजिट लगता है, जो डिस्टेंस होगी वो 2L होगी, ठीक है। तो आपको ये समझ ना आने के पीछे का कारण ये होगा कि पहले लेक्चर में आपने ये नहीं पढ़ा, जिसने ये पढ़ा हुआ है उसको बिल्कुल ठीक से समझ आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये होगा, यहां पर हम क्या जानते हैं, वी नो दैट टॉर्क कितना होता है, पीई साइन थीटा, यहां पे पी डाइपोल मोमेंट है, ठीक है। अब इस डाइपोल को यहां से अगर आप देखोगे तो इस डाइपोल पर इस तरीके से फोर्स लगेंगे तो ये घूमेगा, रोटेट करेगा, अभी थीटा एंगल पर है, थोड़ी देर में कुछ और एंगल पर हो जाएगा, तो स्मॉल एंगल को रोटेट करने में कितना टाइम लगेगा, स्मॉल वर्क इन रोटेटिंग स्मॉल एंगल। तो स्मॉल एंगल को जो रोटेट करने में स्मॉल वर्क, मैंने आपको बताया था जिसके साथ डी लगा देते हैं वो स्मॉल हो जाता है, स्मॉल वर्क जो लिखेंगे वो डी डब्ल्यू इक्वल टू टाउ डी थीटा होगा। अगर आपको एक बार में कोई स्मॉल चीज पता हो और टोटल निकालना हो तो हमेशा हम उसका क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, और इंटीग्रेशन करने के बाद में हमें उसका क्या मिलने वाला है, फाइनल आंसर मिलने वाला है। तो हम मान लेते हैं कि अभी थीटा 1 एंगल पर है और जब हम इसको रोटेट कराएंगे तो थीटा 1 से थीटा 2 एंगल तक रोटेट कराएंगे, तब उसमें जो टोटल वर्क आएगा वो देखते हैं। तो हम देखेंगे टोटल वर्क इन रोटेटिंग फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2, तो ये हो जाएगा हमारे पास W इंटीग्रेशन थीटा 1 से थीटा 2, डेफिनेट इंटीग्रेशन होने वाला है, टाउ डी थीटा, यहां पर आपको वैल्यू लिखना पड़ेगी पीई साइन थीटा और डी थीटा। हम सबको मालूम है इंटीग्रेशन उसका होता है, इसके साथ डी थीटा लगा होता है, पीई बाहर आ जाएगा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, याद रखना है आपको ये। तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, पीई साइन थीटा का क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा, और यहां पर थीटा 1 से थीटा 2 ये चलता रहेगा, माइनस को बाहर लेके आइए, पीई अंदर लिमिट अप्लाई करिए, लिमिट कैसे अप्लाई करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, इस माइनस को अंदर इंट्रोड्यूस जब कराएंगे तो पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 ये रहेगा जूल। ये डेरिवेशन बहुत बार पूछा जाता है आप लोगों से, लेकिन ये डेरिवेशन वही बंदा कर पाएगा जिसको ये डेरिवेशन पहले से थोड़ा बहुत आता है। तो देख लीजिए आप इसमें जो भी हो तो ठीक रहेगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस, इस पर एक वीडियो और बनेगी, मोस्ट प्रोबेबली मैं कल बनाऊंगा उस वीडियो को। अगर आपको इन वीडियोस में कोई दिक्कत आती है आप पूछिए, मैं सोच रहा हूं कि मैं मैथ्स की भी एक सीरीज स्टार्ट करूं, तो आप लोग बताइए कि मैथ्स की सीरीज स्टार्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, और अगला लेक्चर आप साइमल्टेनियसली किस पर चाहते हैं, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चल ही रहा है साथ साथ कौन सी चीज चलना चाहिए, ठीक है, जरूर बताइए, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है आप लोग जब कम्युनिकेट करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कल मिलते हैं।